प्रोस्टेट कैंसर क्या होते हैं, इसके कारण क्या होता है, लक्षण क्या होता है, उपचार क्या होता है, नर्सिंग प्रबंध क्या होता है, लिखने के लिए। ठीक है, आप सभी से पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि प्रोस्टेट कैंसर होता क्या है, इसके जो है कारण और लक्षण लिखे बी नंबर में, और सी नंबर में रहेगा कि इसके प्रोस्टेट कैंसर का जो है उपचार लिखे या नर्सिंग प्रबंध लिखे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके, और एक देखेंगे, एक तो ये हो गया, दूसरा हम लोग देखेंगे सर्विक्स कैंसर के बारे में। ठीक है, सर्विक्स कैंसर के बारे में देखिए, कैंसर कोई भी होता हो, किसी भी ऑर्गेन में कैंसर होता हो, मैं ये आपको पहले ही बता दिया हूँ कि किसी भी ऑर्गेन में आपको कैंसर होता हो। ठीक है, कैंसर का मतलब ही होता है कि अनियंत्रित कोशिकाओं का विभाजन और तीव्र गति से होना। जो अनियंत्रित विभाजन होता है, और ये अनियंत्रित विभाजन इमेच्योर सेल बनाता है, मतलब अपरिपक्व कोशिका बनाता है, और वह कोशिका मिलकर एक ऐसा गुच्छा बनाता है जो ट्यूमर बन जाता है, जो ऊतक नहीं बनकर ट्यूमर बन जाता है, और यही जो है क्या करता है, कैंसर होता है। ठीक है, तो हम सभी से पूछ रहा है यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। साथियों, जब प्रोस्टेट की ग्रंथि, चूंकि हम लोग जानते हैं प्रोस्टेट एक क्या है, ग्लैंड है, जो कि एक पौरुष ग्रंथि है, पुरुष ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि की कोशिका, समझ गए, कोशिकाओं मतलब बहुत सारे सेल में अनियंत्रित एवं तीव्र विभाजन होने से नवीन मतलब नए कोशिकाओं का तेजी से निर्माण होता है, तो इससे प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। अब इसको, ये तो 2 लाइन में लिखा है, इसको डिटेल में आप कैसे लिखेंगे, तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड में, ग्रंथि में कोशिकाओं का अनियंत्रित, अनकंट्रोल और तीव्र गति से एक्यूट विभाजन होने से जो नए कोशिका बनता है, वह सभी मिलकर एक गुच्छा बनाता है, वह गुच्छा एक ट्यूमर का निर्माण करता है, और यही ट्यूमर जो होता है वह प्रोस्टेट ग्लैंड के आकृति को, आकार को बढ़ा देता है, जिसे हम लोग प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। तो ये तो डिटेल में लिखने का हो गया। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ना कि सब चीज़ तो समान ही है, समझ गए चीज़ को। चलिए, यहाँ पे इंग्लिश में आपका दिया गया है, देख सकते हैं इंग्लिश में चीज़ें दिया गया है। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है आकृति को समझ लीजिए। ठीक है, चीज़ को। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इस आकृति में देखिए, समझ रहे हैं चीज़ को, इस आकृति में देखिए और इस आकृति में देखिए, कुछ डिफरेंस आपको दिखने को मिलेगा। ये तो हो गया ब्लेडर, मूत्राशय, एक किडनी है, इस सब का बात हम नहीं करेंगे। देखिए, ये ब्लेडर है, ब्लेडर के ठीक सामने जो है आपके क्या होते हैं, आपके वही प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, छोटी सी आकृति में। तो इसमें यह नॉर्मल है, तो देख लीजिए प्रोस्टेट ग्लैंड कितना सही है, अच्छा है। लेकिन इस वाले में देखिए, इस आकृति में प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, देख रहे हैं, बढ़ा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे बढ़ा हुआ है, एबनॉर्मल है, असमान हो गया है, जो कि यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये वाला प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ठीक है, ये वाला। तो इस प्रोस्टेट ग्लैंड में देखिए, इस दोनों में आप लोग ध्यान से देखिए कि ये नॉर्मल है, तो कितना अच्छा है, ये बढ़ गया है। और यही जो बढ़ गया है, कब बढ़ गया है, अनियंत्रित कोशिकाओं का और तीव्र गति से विभाजन होने से यह जो है इसका आकार बढ़ गया है। ठीक है, तो यही कैंसर हो जाता है, किसी भी अंग में बढ़ने और विभाजन के कारण ट्यूमर गुच्छा बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या क्या कारण हो सकते हैं, हम लोग से कारण भी पूछा है, तो चलिए कारण देखिए, हिंदी इंग्लिश सब साथ में है, आप लोग देख लीजिए। कारण में प्रोस्टेट में असमान वृद्धि होना। अगर प्रोस्टेट में एबनॉर्मल जो है आपको क्या होता है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, यह भी एक क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर में पूछता है, पढ़ेंगे आगे। प्रोस्टेट में असमान वृद्धि होना। ठीक है, एड्रोजन स्तर बढ़ा हुआ होना, जो एड्रोजन स्तर होता है इसका लेवल बढ़ना। 55 वर्ष से अधिक आयु में, ठीक है, अफ्रीका के लोग, ब्लैक रेसेज, बार बार संक्रमण होना, रिकरेंट यूटीआई मतलब क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र नल का संक्रमण। तो ये सब कारण बनता है किस चीज़ का, प्रोस्टेट कैंसर होने का। जैसे प्रोस्टेट कैंसर में वृद्धि होना, एड्रोजन स्तर में, चूंकि यह हार्मोन होता है, एड्रोजन स्तर में वृद्धि होना भी इसका एक कारण होता है। अगर अधिक उम्र है 55 वर्ष से, तो ये भी एक कारण बनता है कि आपके प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। अफ्रीका के लोग, जो काले लोग होते हैं, उनमें यह ज़्यादा संभावना होता है। और बार बार संक्रमण होना इसका एक कारण बनता है, यूटीआई संक्रमण। ठीक है, चलिए, एक कारण हो गया। अब इसमें क्या क्या लक्षण होंगे, अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर होता है तो क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब इसमें प्रोस्टेट कैंसर में निम्न लक्षण होते हैं, कौन कौन से लक्षण होंगे, लक्षण देख लीजिए। तो किसी को अगर प्रोस्टेट में, अगर समझिए कि प्रोस्टेट में अगर कैंसर होगा, यानी प्रोस्टेट में आकार बढ़ जाएगा, तो आकार बढ़ेगा तो दबाव देगा कहाँ पे, मूत्र नली पे। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्या होगा, मूत्र मार्ग का संकरा होना, स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा, मतलब जो यूरेथ्रा है मूत्र मार्ग, वह अवरुद्ध होगा, संकरा हो जाएगा। मूत्र की धार पतली होना, जो थिन यूरिन स्ट्रीम, मतलब जो यूरिन करने का है, जो मूत्र त्याग में जो धार होता है, जो मूत्र गिरता है, उस धार में पतला होना, क्योंकि वह क्या होगा, दबाव देगा, जो हमारा प्रोस्टेट है वो बढ़ने से क्या होगा, मूत्र नली पर दबाव देगा, और दबाव देने से जो है उसका धार पतला हो जाएगा। पेशाब में तेज दर्द होना, डायसूरिया होना, मतलब डिफिकल्ट होना यूरिया करने में। ठीक है, मतलब यूरिन त्यागने में दर्द होना, डिफिकल्ट होना। पेशाब करने के लिए अधिक प्रयास करना। अगर प्रोस्टेट बढ़ जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है,
तो उसको जो है यूरिन रिलेटेड बहुत सारे समस्या होने लगते हैं, ठीक है, जो कि ये सब के सब यूरिन रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद बूंद बूंद गिरता है यूरिन, ड्रॉपिंग ऑफ यूरिन, अधिक प्रयास करना, फोर्सफुल यूरिन करना, ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं, लक्षण हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए संक्रमण होना, यूटीआई, सिस्टाइसिस, ये सब संक्रमण, पेशाब में रक्त होना, मतलब जो मूत्र है उसमें जो है ब्लड आना, ठीक है, बेचैनी, रेस्टलेस होना, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम, ज़्यादातर प्रॉब्लम आपके यूरिन से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो डायरेक्ट कहाँ खुलता है, यूरेथ्र मार्ग में ही खुलता है, जहाँ से सिक्रेशन होता है, जो स्पर्म को क्या करता है, हमारा धार मतलब तेजी करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब के सब जो है लक्षण दिखते हैं प्रोस्टेट कैंसर में, ओके। निदान क्या होगा, डायग्नोसिस क्या होगा, डायग्नोसिस अगर कोई पेशेंट है उसको क्या क्या टेस्ट कराए जाएंगे, टेस्ट को यहाँ पे डायग्नोसिस होता है, ठीक है। क्या क्या निदान होंगे, तो यूरोफ्लोमेट्री, यूरोफ्लोमेट्री का मतलब होता है कि यूरिन का धार चेक करने के लिए, फ्लो चेक करने के लिए यूरोफ्लोमेट्री का टेस्ट होगा, ओके। एक्सट्रैक्टरी यूरोग्राफी होगा, मतलब उत्सर्जन के लिए यूरोग्राफी किया जाएगा। सिस्टोस्कोपी, समझ गए ना, सिस्टोस्कोपी का मतलब होता है कि यह जो है मूत्राशय के चेक करता है, ठीक है। सीरम का टेस्ट होगा, PSA का टेस्ट होता है, ठीक है, सीरम PSA का टेस्ट होता है। उसके बाद इंट्रावेसिकल पाइलोग्राम IVP का टेस्ट होता है, MRI होता है। उसके बाद जो है अल्ट्रासोनोग्राफी, इसको USG बोलते हैं, CT स्कैन होगा, यूरिन साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा, प्रोस्टेट बायोप्सी होगा। तो इसमें से आपको जो जो याद रहे, नॉर्मली आप लोग जो है प्रोस्टेट बायोप्सी, ठीक है, यूरिन एग्जामिनेशन, CT स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी, MRI, IVP, ये सब तो याद रख ही सकते हैं। सिस्टोस्कोपी, सीरम PSA टेस्ट, यूरोफ्लोमेट्री, ये सब तो आप टेस्ट रख ही सकते हैं याद, ठीक है ना। तो ये सब डायग्नोसिस हो गया, ओके। अब हम लोग डायग्नोसिस निदान देख लिए, तो अब हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे कि इसमें क्या क्या उपचार होगा। अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर होता है तो उसमें क्या क्या जो है उसका इलाज में, उपचार में क्या क्या चीज़ें होगा, चलिए देखते हैं। पहला है रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी। रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी का मतलब होता है यदि रोगी की आयु 70 वर्ष से कम हो तो प्रोस्टेट ग्लैंड को सर्जरी द्वारा हटा दिया जाता है। इसमें पहला पॉइंट होता है, अगर रोगी का उम्र अगर 70 वर्ष या इससे कम हो तो इस कंडीशन में व्यक्ति को जो है प्रोस्टेट ग्लैंड को ही सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाता है, ताकि वह प्रोस्टेट का कैंसर और अंगों तक न फैले, ठीक है। और चूंकि 70 वर्ष या इससे कम, यानी 55, 60 हो गया, 65 हो गया, इस वर्ष में जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का कुछ ज़्यादा रोल भी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी, देखिए नाम से स्पष्ट है, प्रोस्टेक्ट, ठीक है ना, प्रोस्टेक्टोमी, प्रोस्टेक्टोमी, प्रोस्टेक्टोमी मतलब प्रोस्टेट को हटाना, प्रोस्टेक्टोमी, समझ रहे हैं चीज़ को। टोमी मतलब सर्जरी, प्रोस्टेट मतलब प्रोस्टेट को सर्जरी ही जो है प्रोस्टेक्टोमी होता है, ठीक है। रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी मतलब सर्जरी द्वारा ग्लैंड को हटाना, प्रोस्टेट ग्लैंड को। नेक्स्ट है, यदि रोगी की आयु 70 वर्ष से अधिक हो तो इंटरनल रेडियोथेरेपी एवं क्रायो सर्जरी की जाती है। आप लोग को पता होगा कि रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि रेडिएशन का उपयोग करके जो भी कैंसर सेल होता है उसे नष्ट किया जाता है। तो अगर 70 वर्ष से अधिक हो गया है तो सर्जरी नहीं होगा, इसमें इंटरनल रेडियोथेरेपी या फिर क्रायो सर्जरी किया जाता है। क्रायो सर्जरी क्या होता है, जो बहुत अधिक तापमान, बहुत कम, एकदम लो से लो पॉइंट पर फ्रीजिंग किया जाता है और उसको नष्ट किया जाता है, ठीक है, यही क्रायो सर्जरी होता है। तीसरा देखिएगा, प्रोस्टेट कैंसर में मेटास्टेसिस हो चुकी हो तो रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी के साथ साथ ऑर्किडेक्टोमी भी की जाती है। यहाँ पे बता रहा है कि अगर प्रोस्टेट कैंसर भयानक हो चुका है, मेटास्टेसिस हो चुका है, चूँकि आप लोग को मैं मेटास्टेसिस पढ़ाया हूँ कि मेटास्टेसिस में जो है गंभीर ट्यूमर बनता है, यह गंभीर अवस्था होता है। तो अगर ये मेटास्टेसिस हो चुका हो कैंसर, तो फिर जो है रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी तो किया ही जाता है, जिसमें प्रोस्टेट को तो हटाया ही जाता है, साथ में ऑर्किडेक्टोमी भी किया जाता है, ठीक है। चलिए, रोगी को हार्मोन थेरेपी दी जाती है, जैसे सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड एंटी एड्रोजेंस, ठीक है। मतलब रोगी को हार्मोन थेरेपी तो दी ही जाती है, साथ में रोगी को हार्मोन थेरेपी में सिंथेटिक एस्ट्रोजन दिया जाता है एंड एंटी एड्रोजेंस दिया जाता है, याद रखिएगा। रोगी को कीमोथेरेपी भी दी जाती है। कीमोथेरेपी भी जानते हैं कि कैंसर के उपचार में काम आता है, जैसे देख सकते हैं साइक्लोफॉस्फेमाइड, ठीक है, साइक्लोफॉस्फेमाइड, डॉक्सोरुबिसिन, सिस्प्लाटिन, बिंडेसिन, ये सब आपका रेडियोथेरेपी का कीमोथेरेपी में दिया जाने वाला दवाई है। कोई भी याद रखिएगा, बिंडेसाइन, डॉक्सोरुबिसिन, सिस्प्लाटिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपका इंग्लिश में दिया गया है उपचार को, तो आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं, यहाँ पे सब कंप्लीट आपको PDF डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, ओके।
चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट लिखेंगे कि एक प्रोस्टेट कैंसर वाले मरीज का जो है नर्स क्या क्या चीज़ें सहायता कर सकती है। अगर उसे सर्जरी हो गया है तो उसमें नर्स क्या करेगी, कैंसर वाला है पेशेंट तो उसको क्या क्या जो है नर्स मतलब तमाम कंडीशन में नर्स क्या क्या मदद कर सकती है, क्या क्या हेल्प कर सकती है, इस चीज़ को देखेंगे। यही नर्सिंग मैनेजमेंट होता है। रोगी के साथ विश्वासपूर्ण व्यवहार विकसित करना चाहिए। सबसे पहला है, रोगी कैंसर से पीड़ित है तो उसके साथ आप फैथफुल बिहेव जो है आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। रोगी के प्रश्नों का सकारात्मक ढंग से जवाब देना चाहिए। जो भी रोगी है, चूँकि रोगी इस कंडीशन में कैंसर में रहता है कि रोगी अपने मेंटली हरास भी होते रहता है, उसे लगता है कि हम ठीक होंगे या नहीं होंगे, तो इसमें जो भी प्रश्न का उत्तर होगा वो पॉजिटिव जो है तौर पे सकारात्मक ढंग से देंगे। रोगी को यूरिनरी कैथेटर लगे रहने के लिए बताया जाता है एवं इसकी आवश्यक देखभाल की जाती है। क्योंकि हम लोग ऊपर पढ़े हैं लक्षण में कि इसमें पेशेंट का यूरिन जो है बूंद बूंद होता है, फोर्सफुल त्यागना पड़ता है, मतलब क्लियर यूरिन नहीं हो पाता है, तो इसके लिए यूरिन कैथेटर लगाया जाता है। अब ये लगे रहता है तो इसमें इसका देखभाल आवश्यक की जाती है। ठीक है, ये नर्स का एक जिम्मेदारी है। रोगी को दर्द होने पर एनाल्जेसिक प्रदान की जाती है। अगर रोगी को दर्द हो रहा हो तो एनाल्जेसिक प्रदान किया जाता है एवं तीव्र दर्द होने पर एप्वाइड एनाल्जेसिक प्रदान की जाती है। अगर नॉर्मल दर्द है तो नॉर्मल एनाल्जेसिक, अगर तीव्र दर्द है, एक्यूट पेन है तो एप्वाइड एनाल्जेसिक दिया जाता है। ओके, यदि रोगी को डिहाइड्रेशन हो मतलब निर्जलीकरण हो तो आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन किया जाता है। आईवी फ्लूइड मतलब होता है तरल, इन्फ्यूजन मतलब शरीर के अंदर भेजना। ठीक है, और आईवी मतलब इंट्रावेन, मतलब इंट्रावेन के द्वारा डिहाइड्रेशन को दूर करना। ओके, छठा है, रोगी को 24 घंटे इनटेक आउटपुट चार्ट का मेंटेन करना चाहिए। ओके, लंबे समय तक बिस्तर पर रहने वाले को बेड सोर हो सकता है। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि लंबे समय तक अगर कोई बिस्तर पर रहता है तो उससे दराब बर्न हो सकता है। इसके लिए दराब बर्न से बचाने के लिए एयर मैट्रेस का उपलब्ध कराना चाहिए, ये नर्स का जिम्मेदारी है। रोगी के परिचितों को सदैव सकारात्मक व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब जो भी रोगी का रिलेटिव है उसको पेशेंट से हमेशा जो है सकारात्मक व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। रोगी के व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, एज ए नर्स आपको रोगी के पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। रोगी को सर्जरी अगर हुआ है तो उसके बाद पूर्ण एसेप्टिक तकनीक, अपविता तकनीक द्वारा नियत समय पर ड्रेसिंग करनी चाहिए। चूँकि यहाँ पे हम लोग ऊपर देखे हैं उपचार में कि सर्जरी भी संभव है, तो अगर कोई ऐसे पेशेंट है अगर सर्जरी हुआ है तो उसको बिल्कुल एसेप्टिक तकनीक के द्वारा ड्रेसिंग भी बार बार करेंगे, ये नर्स का जिम्मेदारी है। रोगी के जैविक चिन्ह नियमित रूप पर नोट करनी चाहिए, वाइटल साइन। उल्टी या दस्त द्वारा होने वाले फ्लूइड लॉस की गणना की जाती है। कितना पेशेंट उल्टी कर रहा है, कितना उसके शरीर से फ्लूइड का लॉस हो रहा है, इसका गणना की जानी चाहिए ताकि आप आंकलन कर सके कि पेशेंट के शरीर में कितना तरल हो सकता है और कितना तरल लॉस हो गया है। ठीक है, ये है 12। 13 नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि सर्जरी के बाद कैंसर की स्थिति एवं उसके प्रभावों के बारे में रोगी के व्याप्त भ्रम का समाधान करना चाहिए। मीन्स अगर कोई पेशेंट है, सर्जरी हुआ है प्रोस्टेट कैंसर का, तो पेशेंट में कोई ऐसा भ्रम नहीं होनी चाहिए जिससे वो तकलीफ में हो। जैसे लोगों को लगता है कि सर्जरी हुआ है तो मेरा ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या कैंसर है तो कैंसर या सर्जरी के बाद सही हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे, या सर्जरी के बाद भी नहीं ठीक होंगे। क्योंकि कैंसर के लोग इस नज़रिए से देखते हैं कि बहुत खतरनाक होता है। ठीक है ना, तो इसलिए भ्रम को दूर करना चाहिए, समाधान करना चाहिए एज ए नर्स। रोगी को पोषण की आवश्यकताओं को ध्यान रखकर उसे पूरा करना चाहिए। रोगी के जो भी आवश्यक पोषण है, न्यूट्रिशन है, उससे ध्यान में रखकर एज ए नर्स पूरा करना चाहिए। इस प्रकार से मैंने आपको 14 पॉइंट नर्सिंग मैनेजमेंट का बताया, लेकिन आपको जितना पॉइंट हो आप इसमें और सारा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एक नर्स खुद को मानिए और एक पेशेंट, वैसा पेशेंट जिसको कैंसर है, कैंसर में भी उसको सर्जरी संभव है तो आपको सर्जरी के लिए भी देखभाल लिखना पड़ेगा, कैंसर के लिए भी देखभाल लिखना पड़ेगा। मतलब सभी के दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए आपको एक प्रोस्टेट कैंसर वाले मरीज का नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना पड़ेगा। जो मैं ये 14 पॉइंट बताया, इसी से रिलेटेड और सारे चीज़ आप सोच कर इसमें लिख सकते हैं। बाकी अब इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, आपके इंग्लिश देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सारे के सारे चीज़ें मैंने बता दिया, जितना ईजी से ईजी हो सका मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ, बाकी आपके सामने में है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कैंसर से ही जुड़ा हुआ है, सर्विक्स कैंसर। देखिए, प्रोस्टेट कैंसर आपके मेल में होता है और सर्विक्स कैंसर आपके फीमेल में होता है। चूँकि सर्विक्स तो फीमेल में ही ना होता है और प्रोस्टेट तो मेल में ही होता है, तो ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है, इसलिए मैं ये कैंसर आपको पढ़ाया हूँ। ये दोनों कैंसर, उसके बाद ब्लड कैंसर, दोनों महत्वपूर्ण है। फेफड़ा कैंसर भी आपको महत्वपूर्ण है, लेकिन फेफड़ा कैंसर मैं इसलिए नहीं पढ़ाया हूँ
कि आपको बहुत सारे कैंसर का पढ़ने का ज़रूरी नहीं है। अगर आप 2-3 चीज़ों को ही बढ़िया से अगर समझ लेते हैं कि कौन कैंसर क्या होता है, कैंसर में क्या उपचार होता है, क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होगा, तो कोई भी कैंसर आपसे पूछ देगा, किसी भी चीज़ के बारे में आप आराम से उसको लिख देंगे। जैसा कि मैं आपको अभी प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बताया हूँ, अब मैं सर्विक्स कैंसर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये दोनों को आप लोग समझ लिए। पहले ब्लड कैंसर के बारे में बताया था, उसको भी अगर समझ लिए तो इसके अलावा अगर कोई और कैंसर भी पूछेगा तो आप आसानी से उसको जवाब दे देंगे। टोटल चीज़ें सेम प्रोसेस के थ्रू उसमें लिख देंगे, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा अगर कोई अगर आपसे चीज़ के बारे में, कैंसर के बारे में पूछ लेगा तो। बाकी मैं इतना पढ़ा दिया, यही इनफ है। सर्विक्स, प्रोस्टेट, ब्लड कैंसर, ये सब ब्रेस्ट कैंसर आगे पढ़ाएंगे, तो ये सब आपका इतना इनफ है, ठीक है। चलिए, सर्विक्स यानी ग्रीवा कैंसर क्या होता है, इसके कारण, प्रकार, लक्षण, निदान व प्रबंध बताना है। यानी सिर्फ क्वेश्चन सेम है, सिर्फ बदल गया है कि सर्विक्स कैंसर क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में बताना है। चलिए देखिए, सर्विक्स गर्भाशय मुखीय कैंसर, इसी को हम लोग ग्रीवा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये होता कहाँ है। साथियों, ऐसे कुछ जो है क्या होता है, आपका यूट्रस होता है, ठीक है। ऐसे कुछ यूट्रस होता है, ऐसे ही होता है कुछ ऐसे। अब यहाँ पे आके आपको जो है एक पतला सा छोटा सा क्या होता है, ग्रीवा होता है। यहीं पे आपका छोटा सा ग्रीवा होता है। इसके बाद जो है आपके क्या होते हैं, ये भेजिना होता है, ठीक है। तो ये जो ग्रीवा होता है, इसी ग्रीवा में कैंसर हो जाता है। चूँकि यह बहुत सूक्ष्म एक रास्ता होता है, जगह होता है, जिसके थ्रू जो है मूत्र का त्याग या फिर जो है आपके जो है स्पर्म जो है अंदर यूट्रस के थ्रू जो है फैलोपियन ट्यूब में जाता है। तो इस प्रकार से यह ग्रीवा एक महत्वपूर्ण ऑर्गेन होता है जो यूट्रस को और यूरेथ्रा को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। चलिए देखिए, गर्भाशय की सर्विक्स की कोशिका, मतलब वही चीज़ है कि सर्विक्स की कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन और तीव्र गति से विभाजन होने से कैंसर की स्थिति उत्पन्न होती है। यह स्त्रियों में होने वाला सर्वाधिक कैंसर है। स्त्री में जो कैंसर होता है उसमें सर्वाधिक जो कैंसर होता है वह सर्वाइकल कैंसर ही होता है, मीन्स गर्भाशय मुखीय कैंसर या ग्रीवा कैंसर ही होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। चीज़ें समझ गए। आपसे कोई भी कैंसर के बारे में पूछे, सीधा लिखिएगा कि वहाँ का यानी सर्विक्स के कोशिकाओं में अनियंत्रित, अगर आपसे फेफड़ा पूछेगा तो फेफड़ा की कोशिकाओं में अनियंत्रित और तीव्र गति से विभाजन होने से अपरिपक्व कोशिकाओं का गुच्छा बनना और ट्यूमर के रूप में निर्माण होना ही जो है क्या कहलाता है, उस फेफड़ा कैंसर कहलाता है। लेकिन हमें तो यहाँ पर पढ़ना है सर्विक्स का, तो हम सर्विक्स के बारे में लिख देंगे, समझ गए। चलिए, टाइप्स क्या होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। सर्विक्स कैंसर 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक एक्टो सर्विक्स कैंसर और एक इंडो सर्विक्स कैंसर। एक्टो होता है जो बाहर की तरफ होता है और इंडो जो होता है वह अंदर की तरफ होता है। तो दोनों याद रखिएगा, एक्टो और इंडो सर्विक्स कैंसर, ओके। इस फिगर से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। यहाँ से समझिएगा आप लोग। देखिए, ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, मैंने अभी आपको बताया ये यूट्रस होता है, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से यूट्रस है, ये समझ गए, ये यूट्रस है, ये क्या है, यूट्रस है, समझ गए ना। अब ये यूट्रस है तो आप लोग जानते हैं कि जहाँ से यूट्रस का सूक्ष्म नली शुरू होता है वहीं से सर्विक्स भी शुरू होता है और आगे जहाँ फैल जाता है वह भेजिना हो जाता है। तो देख लीजिए, यहाँ से आपका क्या हो गया, सूक्ष्म नली शुरू हो गया और यहाँ तक आपका क्या हो गया, सूक्ष्म नली है। इसके बाद जो है फैल गया है, यानी ये भेजिना हो गया। तो जो सूक्ष्म नली होता है जो यूट्रस के और भेजिना के बीच में होता है, यह बीच में ही है। यूट्रस इधर है, इधर भेजिना है, यह बीच में ही है सूक्ष्म नली। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भेजिना कहते हैं, ठीक है। सॉरी, सर्विक्स कहते हैं इसी वाले पार्ट को, ठीक है। तो अगर यह बाहर की तरफ हो, देखिए एक कैंसर आपको कुछ दिख रहा होगा, ये वाला एक ट्यूमर के रूप में दिख रहा है ना, एक अलग सा इस प्रकार ये वाला। तो ये वाला जो होता है यही कैंसर है। यहाँ पे कोशिका निर्माण हुआ है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि शरीर में हर एक ऑर्गेन में कोशिका भरा हुआ है। कोशिका से ही मिलकर ऊतक बनता है और ऊतक ही क्या करता है, शरीर का बनाता है, निर्माण करता है, ठीक है, रचना करता है। तो ये जो हमारा है, देख सकते हैं, ये जो यहाँ का जो ऊतक होगा, इस सर्विक्स का जो ऊतक होगा, इस सर्विक्स का जो ऊतक या सेल बोलिए, ये जो सेल है इसमें अनियंत्रित और तीव्र गति से विभाजन हुआ होगा। अब किसी भी चीज़ में अगर आप खाना अगर बहुत खा लिए और तेज़ी से खा लेंगे, तेज़ी से बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो आपको अपच और दिक्कत करेगा ही करेगा। उसी प्रकार से जो कोशिका का विभाजन होने का दर है, नॉर्मल से अगर बहुत तेज़ी से हो जाएगा और अनियंत्रित हो जाएगा, उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा विभाजन में, तो क्या होगा कि वो जो फालतू के कोशिका सब जो विभाजन हुआ है जिसका कोई ज़रूरी नहीं है, वह क्या होगा, एक ट्यूमर बनाएगा। मिल कर ऊतक बनाना चाहिए तो ऊतक नहीं बनाकर वह इमेच्योर कोशिका है, उसका काम नहीं है, इसलिए वो बेचारा मिल कर एक ट्यूमर ही बना देगा उस ऑर्गेन में। और ट्यूमर बनाने से वहाँ पे क्या होता है, आपको एक कैंसर भी बना देता है वो। तो यही जो है हमारा कैंसर होता है। अब इस सर्विक्स के अगर बाहर दिखेगा, ट्यूमर बाहर होगा, तो मतलब यह कैंसर बाहर की तरफ है, मतलब एक्टो है, ठीक है। अगर यह सर्विक्स के अंदर होता नली के साइड में, तो यह इंडो टाइप होता, ठीक है, समझ गए।
चलिए अब इसका कारण देख लीजिए, सर्विक्स कैंसर क्या क्या किन किन कारणों से होता है। तो ज़्यादातर कारण इसका होता है एचपीवी संक्रमण, ठीक है ना। तो एचपीवी संक्रमण होता है, एसटीडी यौन संचारित रोग होता है, या फिर हार्मोनल स्तर में अनियमितता, हार्मोनल इरेगुलरिटी होता है। ये मुख्यतः 3 कारण होता है, ठीक है, या तो एचपीवी संक्रमण या एसटीडी या फिर हार्मोनल में अनियमितता, हार्मोन्स में अनियमितता, ठीक है। ये 3 महत्वपूर्ण कारण बनते हैं सर्विक्स कैंसर होने का, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी इसके सहायक कारण में बहुत सारे चीज़ें हो सकते हैं, ठीक है। चलिए लक्षण में यहाँ पे आप लोग देख लीजिए लक्षण क्या क्या होते हैं। एक अगर किसी में सर्विक्स कैंसर होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या लक्षण सिम्टम्स देखेंगे, देख लीजिए। सबसे पहले चीज़ें हैं भूख नहीं लगना। अगर किसी को सर्विक्स में कैंसर होगा तो उससे भूख नहीं लगेगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा क्या होगा, पेन वगैरह होगा, दिक्कत होगा, तो उससे भूख लगने में दिक्कत हो सकता है। कमर में दर्द होगा, क्योंकि उसके जो जेनिटेरियल पार्ट है उसमें यह प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं उसको कमर में दर्द होगा, बैक एक होगा। दुग्ध युक्त योनि स्राव, मतलब दुर्गंध युक्त, फाउल स्मेलिंग वेजिनल डिस्चार्ज, मतलब उसका जो वेजिना से डिस्चार्ज जो स्राव होगा वह दुर्गंध भरा होगा, मतलब बदबूदार होगा। अनियमित योनि स्राव, उसको जो है वेजिनल से इरेगुलर डिस्चार्ज होने लगेगा, ब्लीडिंग होने लगेगा, ठीक है, और दुर्गंध भरा भी स्राव होने लगेगा। मूत्र त्यागने में कठिनाई होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मूत्र जब निकलेगा तो क्या होगा, वह जो है जोर लगाने पर दर्द होगा, कठिनाई होगा, ठीक है, क्योंकि यह सब के सब एक दूसरे से मिला हुआ है। रक्ताल्पता होगा, एनीमिया होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी आप लोग देखे हैं कि अनियमित रक्तस्राव होगा योनि से, तो जब रक्तस्राव होगा तो एनीमिया तो भी होगा, तो ये भी एक लक्षण में आएगा, ठीक है। श्रोणि प्रदेश में दर्द होगा, मतलब जो पेल्विक रीजन है उसमें क्या होगा, पेन होगा। अब आप लोग जानते हैं कि श्रोणि ऑर्गेन कौन सा होता है फीमेल में, तो श्रोणि ऑर्गेन जहाँ से आपका कमर होता है, सामने वाला फ्रंट से कमर के नीचे से लेके, और जो जेनेटरियल पार्ट जो होता है, जननांग जो होता है, वो सब पेल्विक ऑर्गेन में ही होता है, तो उसमें जो है दर्द होगा, ठीक है। तो ये सब जो है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए लक्षण में क्या क्या होगा, भूख न लगना, कमर में दर्द, दुर्गंध युक्त योनि स्राव, अनियमित रक्तस्राव, मूत्र त्यागने में कठिनाई और दर्द, रक्ताल्पता, श्रोणि प्रदेश, पेल्विक पेन में दर्द, ठीक है। उसके बाद है निदान, डायग्नोसिस। इसका डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है साथियों। निदान में वेजिनल एग्जामिनेशन, योनि परीक्षण, पैप एस्मियर टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी सब्जेक्टिव में पूछता है कि सर्विक्स कैंसर की जांच के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट जो है सर्वयुक्त उपयोग किया जाता है, तो पैप एस्मियर टेस्ट सर्विक्स के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सीटी स्कैन, एमआरआई, उसके बाद वेजिनल स्वेब कल्चर, जो वेजिना से स्राव हो रहा हो डिस्चार्ज, उसका टेस्ट किया जाता है, उसी को वेजिनल स्वेब कल्चर बोलते हैं। सर्वाइकल साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, क्या होता है, सर्वाइकल साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे आपके डायग्नोसिस है, ध्यान में रखिएगा। वेजिनल एग्जामिनेशन, पैप एस्मियर, एमआरआई, सीटी स्कैन, वेजिनल स्वेब कल्चर और सर्वाइकल साइटोलॉजी। तो कारण, लक्षण, निदान देख लिए। अब हम लोग इसके देखेंगे उपचार। उपचार मीन्स ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या क्या होगा एक कैंसर वाले पेशेंट के लिए, देख लीजिए। इसका उपचार कैंसर की अवस्थाओं पर निर्भर करता है, कैंसर किस अवस्था में है, यह जो है उपचार उसी अवस्था पर निर्भर करता है, ठीक है। पहला है रेडियोथेरेपी। रेडिएशन थेरेपी आप लोग पढ़े हैं, जिसमें क्षतिग्रस्त कैंसर कोशिकाओं को जो है क्षतिग्रस्त किया जाता है रेडिएशन डालकर, जो कैंसर कोशिकाओं को क्या करता है, नष्ट करता है। यह आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से हो सकती है, और सर्विक्स कैंसर भी दोनों प्रकार से होता है, एक्टो और इंडो दोनों, तो इसलिए यह रेडिएशन थेरेपी भी आंतरिक और बाह्य दोनों से होता है, तो ये भी आपका रेडियोथेरेपी पहला उपचार का प्रकार है। दूसरा है क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी का मतलब होता है इसमें अत्यधिक कम, मतलब एकदम फ्रीजिंग किया जाता है, मतलब ऐसा तापमान रखा जाता है कि शरीर का अंग वहाँ पे क्या हो, जम जाए। तो जहाँ भी यह सेल रहता है जो कैंसर वाला है, तो वहाँ पे क्रायो सर्जरी के द्वारा, यानी एकदम लो पॉइंट किया जाता है तापमान का, जिससे वहाँ का जो कोशिका हो वह नष्ट हो जाए एकदम कम तापमान होने से। क्योंकि आप लोग देखते हैं, आप अपने बॉडी पे बहुत हार्ड अगर आप लोग बर्फ़ रखिए तो क्या होगा, आपके वहाँ पे सुन्नता ला देता है ना सुन्नता। तो उसी प्रकार से उससे भी कम अगर तापमान का उपयोग किया जाएगा तो कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, और यही क्रायो सर्जरी होता है, ठीक है। चलिए तीसरा है समूल रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है कि यूट्रस का सर्जरी होता है, ठीक है। यूट्रस को सर्जरी करना हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है, ठीक है। हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी मीन्स समूल गर्भाशय छेदन, ठीक है। गर्भाशय के छेदन, गर्भाशय छेदन हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है, ठीक है। चलिए देखिए, यदि कैंसर इन्वेंसी स्टेज में हो तो हिस्टेरेक्टोमी की जाती है। इसमें गर्भाशय के साथ साथ उसके सहायक अंगों जैसे फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय आदि को भी सर्जरी द्वारा
हटा दिया जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यूट्रस से लगा हुआ सर्विक्स होता है, अगर सर्विक्स में कैंसर है और यह इन्वेंसिव स्टेज में है, बिल्कुल मतलब खतरनाक स्टेज में है, तो हिस्टेरेक्टोमी किया जाता है, मतलब यूट्रस का सर्जरी के द्वारा निकाल दिया जाता है। यूट्रस सहित उसके जो भी सहायक अंग है, फैलोपियन, अंडाशय, सर्विक्स, ये सबको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो यही रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी होता है। अब हटा दिया जाएगा तो कैंसर सेल उस सर्जरी के द्वारा निकल जाएगा, तो फिर अब नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से जो है इसका क्या किया जाएगा, आपका उपचार किया जाएगा। और इसमें कीमोथेरेपी भी आप लोग लिख सकते हैं, कीमोथेरेपी भी दिया जाएगा। तो कीमोथेरेपी मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हूँ क्योंकि कैंसर कीमोथेरेपी में भी चलता है, तो आप कीमोथेरेपी कैंसर में भी चलता है, तो आप कीमोथेरेपी भी यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, सबका तीनों का इंग्लिश दे दिया गया है। ठीक है, चलिए अब लास्ट स्टेप आता है आपका, उपचार भी हो गया, तब नर्सिंग प्रबंध पूछेगा आपसे। अब एक सर्विक्स कैंसर वाले पेशेंट को नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे देंगे, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, रोगी की समस्या पूछकर उसका सकारात्मक ढंग से जवाब देना चाहिए। एक बार अगर आप नर्सिंग मैनेजमेंट समझ गए ना, तो किसी भी बीमारी के लिए उसके लक्षण के अनुसार उसके संपूर्ण, देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट के लक्षण के अनुसार ही होता है, और लक्षण जो होता है उस बीमारी में जो जो चीज़ें होगा सब लक्षण में लिखा जाता है, और उस बीमारी में जो जो सारे लक्षण होंगे उस सब लक्षण का नर्सिंग मैनेजमेंट भी किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कैंसर है तो कैंसर का ही जो है मैनेजमेंट किया जाएगा। कैंसर के साथ अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसका भी मैनेजमेंट होगा, दर्द हो रहा है तो उसका भी मैनेजमेंट होगा, फीवर लग रहा है तो उसका भी मैनेजमेंट होगा। ठीक है, तो सारा चीज़ का लक्षण का, सहायक लक्षण का भी मैनेजमेंट किया जाता है। तो रोगी के सभी समस्या पूछकर उसका सकारात्मक ढंग से जवाब देना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिवली। रोगी के जैविक चिन्हों को नियमित अंतराल पर वाइटल साइन का जांचना चाहिए। रोगी से उसके दर्द की गंभीरता पूछकर दर्द निवारक यानी एनाल्जेसिक दवाइयां देनी चाहिए। संक्रमण से बचाव के लिए चिकित्सक के निर्देशानुसार एंटीबायोटिक समय पर दियाना चाहिए रोगी को। तो ये सब के सब देख रहे हैं सहायक लक्षण ही है, जो दिख सकता है लक्षण, उसका प्रबंध हो रहा है। सर्जरी स्थल की नियमित अंतराल से ड्रेसिंग करनी चाहिए। अब सर्जरी भी यहाँ पे संभव है, जो कि उपचार में देखे हैं, तो सर्जरी संभव है तो उसके लिए भी तो मैनेजमेंट करेंगे ना। तो उसके लिए क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो ड्रेसिंग करेंगे नियमित समय पर। ठीक है, पेरिनियम क्षेत्र का स्वच्छ बनाए रखेंगे। ठीक है, योनि वेजिनल मार्ग से होने वाले जो भी निष्कासन है उसका सावधानी पूर्वक निरीक्षण करके नोट करना चाहिए कि कितना डिस्चार्ज जो है हो रहा है, कितना ब्लड है, कितना क्या है। ठीक है, रोगी के आरामदायक बिस्तर स्थिति प्रदान करनी चाहिए, कंफर्टेबल। किसी भी तरह की जटिलता होने पर तुरंत चिकित्सक को सूचित करनी चाहिए। ये तो 9 पॉइंट यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसमें चाहे तो एक सर्विक्स कैंसर में क्या क्या इलाज होगा, क्या क्या उसका लक्षण होगा, सारे लक्षण सहित सारे उपचार के लिए नर्सिंग मैनेजमेंट आप इसमें अपने आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 9 पॉइंट मैं बताया, बाकी 20 पॉइंट भी इसमें आप लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना टैलेंटेड है। ठीक है, बाकी 9 पॉइंट मैं यहाँ पे दिया हूँ, यहाँ पे इंग्लिश दे दिया हूँ इसका, आप लोग देखिए, पढ़िए, समझिए। तब तक है मास्टेक्टोमी। आप लोग को पीछे में पढ़ाया था, मैं पीछे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आप लोग को पढ़ाए थे MSN 2 के इसी चैप्टर में। तो MS से जो मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर पढ़ाया था, तो उसके मैंने उपचार में, सर्जिकल प्रबंध में मैं बता रखा था कि इसमें मास्टेक्टोमी सबसे उपयुक्त उपचार होता है, सबसे बढ़िया उपचार होता है ब्रेस्ट कैंसर में। अलग अलग मास्टेक्टोमी था, रेडिकल था, पार्शियल था, ठीक है, टोटल था, बहुत सारे था। तो सबसे पहले अब हमको ये जानना पड़ेगा मास्टेक्टोमी होता क्या है। ठीक है, देखिए मास्टेक्टोमी को हम लोग स्तन छेदन बोलते हैं। ठीक है, देखिए टॉमी जिसके अंदर लगा हुआ आ जाएगा, आपको बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेगा। टॉमी जिसके अंदर लगा आ जाएगा, समझ जाइएगा कि वह जो है उस ऑर्गेन का जो है सर्जरी प्रोसेस है, सर्जिकल प्रोसेस है। जैसे आगे आप लोग देखेंगे तो अपेंडेक्टोमी आएगा। क्या आएगा, अपेंडेक्टोमी, अपेंडेक्टोमी आ जाएगा। इसमें टॉमी आ गया, मतलब अपेंडिक्स का सर्जरी अपेंडेक्टोमी कहलाता है। ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकिया के सर्जरी के द्वारा सर्जरी करना ट्रेकियोस्टोमी होता है। तो इस प्रकार से आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जानिए मास्टेक्टोमी है, तो कहीं ना कहीं यह मास्टक जो है मेस्टाइटिस से बना हुआ है। ठीक है, मास्टाइटिस क्या होता है, तो मास्टाइटिस आपके स्तन का एक समस्या होता है, तो उसी को मास्टेक्टोमी जो है उसी का सर्जरी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, एक या दोनों स्तनों को शैल चिकित्सक द्वारा आंशिक या पूरी तरह से हटाने की प्रक्रिया को चिकित्सक विज्ञान की भाषा में मेस्टेक्टोमी कहते हैं। देखिए, होता यह है कि अगर किसी फीमेल को एक ब्रेस्ट में या दोनों ब्रेस्ट में हो सकता है, किसी को एक ही ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को दोनों ब्रेस्ट में प्रॉब्लम रहता है, तो जिसको जिस हिसाब से जितना इफेक्टेड एरिया है ब्रेस्ट का, उसको उतना दूर का या कंप्लीट ब्रेस्ट को ही हटाना सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा चिकित्सीय विज्ञान में इसे मेस्टेक्टोमी कहते हैं। चीज़ों को समझ गए कि एक स्तन या दोनों स्तन को सर्जरी के द्वारा, मीन्स शल्य चिकित्सक के द्वारा आंशिक मतलब थोड़ा सा या पूरी तरह से स्तन को हटाने की प्रक्रिया को ही चिकित्सक विज्ञान की भाषा में मेस्टेक्टोमी कहते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ पे इंग्लिश दिया है, देख लीजिए।
अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि मैस्टेक्टोमी के पहले और मैस्टेक्टोमी के बाद नर्सिंग देखभाल बताइए। आपसे 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैस्टेक्टोमी वाले मरीज का मैस्टेक्टोमी होने से पहले और मैस्टेक्टोमी के बाद होने के बाद नर्सिंग केयर बताइए। देखिए, नर्सिंग केयर सर्जिकल पेशेंट का 3 रोल होता है नर्सिंग का। एक होता है जो सर्जरी होने से पहले होता है, ठीक है, उस समय सर्जरी होने से पहले के लिए देखभाल होता है, इसमें सर्जरी के लिए तैयार किया जाता है पेशेंट को। बीच का जो होता है जब सर्जरी चल रहा होता है उस समय भी देखभाल किया जाता है नर्स के द्वारा, जैसे पल्स वगैरह, वाइटल साइन वगैरह, फ्लूइड वगैरह का चेक वगैरह होता है, पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है, इस चीज़ का जो है देखरेख किया जाता है नर्स के द्वारा। तो ये सब दौरान में होता है, ठीक है, पेरी में। और एक होता है सर्जरी के बाद जो कि पोस्ट ऑपरेटिव होता है, मतलब बाद में देखभाल होता है। तो ये 3 प्रकार से जो है आपके नर्सिंग देखभाल किसी भी सर्जिकल पेशेंट को कर सकते हैं। एक होता है प्री, एक होता है पेरी और एक होता है पोस्ट, मतलब पहले, दौरान और बाद में नर्सिंग देखभाल सर्जरी में, ठीक है। चलिए, तो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैस्टेक्टोमी, चूँकि यह एक सर्जिकल प्रोसेस है, तो मैस्टेक्टोमी के पहले मतलब इसके होने से पहले और इसके होने के बाद में नर्सिंग देखभाल पूछ रहा है। समझ गए क्वेश्चन को? चलिए, तो हम लोग उसी प्रकार से हेडिंग भी देंगे उत्तर में कि शल्य क्रिया पूर्व देखभाल, प्री ऑपरेटिव केयर, मतलब शल्य क्रिया सर्जरी से पहले के देखभाल, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ का नर्सिंग देखभाल नर्स करेगी, इस चीज़ को हमको लिखना है, ठीक है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, चाहे आप एक टैलेंटेड स्टूडेंट है तो आप पॉइंट दीजिए, पॉइंट दे देकर इसके अंदर में चीज़ों को लिखिए, ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट है तो फिर मैं अभी जैसे बता रहा हूँ वैसे ही लिखिएगा। समझ गए चीज़ को? चलिए, अब देखिए, सर्जरी से पहले का देखभाल में क्या क्या करेंगे। तो रोगी के सभी जांच एकत्रित की जाती है एवं इन्हें क्रमानुसार एकत्रित करके रोगी की फाइल बनाई जाती है। कोई भी सर्जरी होना रहता है तो नर्स का ये रोल रहता है कि पहले पेशेंट का हर एक जांच का कलेक्शन किया जाए, जो भी जांच सर्जरी से पहले होनी चाहिए वो सब जांच को कलेक्शन किया जाता है और उससे जो है सीरियल वाइज जो है लगाते हैं और फाइल में बनाकर फाइल बनाते हैं। तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है सर्जरी से पहले, ठीक है। दूसरा जो सर्जरी के से पहले देखभाल होगा, रोगी को यदि अन्य कोई रोग हो तो इनका उपचार जारी रहता है, जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अस्थमा। अगर नर्स को ये चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि अगर पेशेंट को सर्जरी होना है लेकिन उससे और कोई भी बीमारी का इलाज चल रहा है तो उस उपचार को जारी रहता है, वो उपचार को जारी रखना चाहिए। जैसे होता है कि जब पेशेंट को सर्जरी होना रहता है तो उससे पहले पूर्ण चेकअप होता है, पूर्ण जांच होता है, और उसमें अगर लगता है कि बीपी बढ़ गया, रक्तचाप बढ़ गया, डायबिटीज़ बढ़ गया है तो उस मरीज को उस चीज़ का दवाई चलता है, कंट्रोल कर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको छुड़ा दिया जाता है और सर्जरी पहले किया जाता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट है, रोगी की घबराहट को कम करने के लिए सर्जरी के लाभ बताने चाहिए एवं रोगी व उसके विधि संरक्षक से लिखित सहमति प्राप्त करनी चाहिए। तो लिखित सहमति वाला जो चीज़ें हैं इसको नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग लिखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे कि आप लोग देखते होइएगा कि कोई भी पेशेंट को जैसे ही सर्जरी के लिए बताते हैं घबरा जाता है, ठीक है। भले बाद में धीरे धीरे नॉर्मल होता है उसको सब चीज़ समझाने बुझाने के बाद, लेकिन सर्जरी के ख्याल आते ही किसी के भी मन में थोड़ा सा भय, चिंता आ जाता है। तो इसको जो है लाभ बताकर दूर करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिख दीजिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये वाला है कि जो है उसके विधि संरक्षण से लिखित सहमति प्राप्त करनी चाहिए। जो मरीज और उसके जो भी अटेंडर है, रिलेशन है, उससे जो है लिखित परमिशन लेना चाहिए कि अगर बाद में कोई इन्हीं के साथ दिक्कत होगा तो उसका जवाबदेही हॉस्पिटल प्रशासन या चिकित्सक या कोई भी हेल्थ टीम नहीं होगा। ऐसे लेते हैं, सब सर्जरी प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, रोगी के मन में सर्जरी के प्रति शंकाओं को दूर करनी चाहिए। अब जो भी मरीज को मन में डाउट है सर्जरी के लिए कि हमें सर्जरी होगा तो क्या हम ठीक होंगे या सर्जरी से कहीं मौत भी हो जाए, ऐसा कुछ शंका है तो इसे दूर करनी चाहिए। ये सब सर्जरी से पहले की बातें होती हैं, ठीक है। रोगी एवं परिचितों को इस ऑपरेशन के करने का कारण, संभावित लाभ एवं जटिलता के बारे में बतानी चाहिए। अब कभी कभी जो है पेशेंट तो घबरा ही जाता है, साथ में उसके जो अटेंडर होते हैं वह भी जो है कभी कभी इससे चिंता में पड़ जाते हैं कि ऑपरेशन से क्या होगा नहीं होगा। तो जो भी रोगी और उसके जो भी अटेंडर परिचित है उसको ऑपरेशन के बारे में लाभ और जटिलता बतानी चाहिए, ठीक है, कि कराने से क्या लाभ होगा और नहीं कराने से क्या जटिलता हो सकता है। ओके, छठा पॉइंट देखिएगा कि एक मरीज को जो है जैविक चिन्ह की जाँच की जाती है एवं उन्हें नर्स रिकॉर्ड में नोट कर फाइल के साथ रखा जाता है। अब जो भी पेशेंट है उसका सर्जरी होना है उससे पहले नर्स क्या करती है कि उसका हर एक वाइटल साइन जैसे हार्ट बीट, पल्स रेट,
ठीक है। रिस्पायरेशन, टेम्परेचर, इस सब को क्या करती है, नोट करती है, जांच कर नोट करके और उसका फाइल में रखती है। ठीक है। नेक्स्ट है 7वां पॉइंट देखिएगा कि रोगी को प्लास्टिक व रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में बताना चाहिए। ठीक है। क्योंकि यह एक मास्टेक्टोमी के प्रोसेस है तो हो सकता है यहाँ पे प्लास्टिक लगाया जाए, प्लास्टिक सर्जरी किया जाए या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी किया जाए, मतलब पहले के जैसा जो स्ट्रक्चर संरचना है उसमें बदलाव आ सकता है। तो इसलिए जो है रोगी को बताना चाहिए। ऐसा ना हो कि मान गए मास्टेक्टोमी है, इसमें ब्रेस्ट को सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाएगा तो बाद में जो पेशेंट है वो कहे कि चाह मेरा सौंदर्य ही खराब हो गया, मेरा बहुत चीज़ दिक्कत हो गया, ऐसा कुछ जो है उससे पहले पेशेंट को बता देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है रोगी को आवश्यकता अनुसार आईवी फ्लूइड भी दिए जाते हैं, इनटेक आउटपुट चार्ट भी मेंटेन किए जाते हैं। अगर पेशेंट को सर्जरी में जाना होता है तो उसे भोजन कुछ घंटे पहले जो है देना बंद कर देते हैं ताकि मुंह से कोई शराब वगैरह सिक्रेशन ना हो। ठीक है। तो इसके लिए जो है उसे सिर्फ और सिर्फ शरीर में ऊर्जा बना रहे, इसके लिए उसे आईवी फ्लूइड मतलब भेन के माध्यम से तरल पदार्थ देते हैं, जो सलाइन वगैरह चढ़ाते हैं ना, वही आईवी फ्लूइड होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए 9वां पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, रोगी के सभी गहने, नाखून, पॉलिश आदि हटा दिए जाते हैं। अब कोई भी मरीज है अगर उसको सर्जरी होना है तो सर्जरी से पहले उसमें मैनेजमेंट में नर्स क्या करती है कि जो भी, क्योंकि यह मास्टेक्टोमी है, स्तन है, तो स्तन का तो जो सर्जरी हो महिला कहीं होगा, तो महिला में जो भी गहना है, नाखून, पॉलिश की है, इस सब को हटा दिया जाता है। ठीक है। और रोगी को क्या कहता है, एक अच्छे स्वच्छ गाउन पहना कर उससे तैयार किया जाता है। समझ गए। तो गाउन वाला भी अगला पॉइंट में लिखिएगा। रोगी को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करने से पूर्व रोगी की सर्जरी स्थल को तैयार किए जाते हैं। अब रोगी के सब चीज़ हो जाता है तो रोगी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले क्या करते हैं कि पहले एक बार जहां सर्जरी होना है उसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो ये सर्जरी से पहले की ही बात होती है। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत। तो मैं यहाँ पे आपको 10 चीज़ें बताया जो कि सर्जरी होने से पहले का मैनेजमेंट है एक स्तन सर्जरी वाले पेशेंट के लिए, चाहे कोई भी सर्जरी वाले पेशेंट के लिए। लेकिन मैं तो यहाँ आपको 10 ही पॉइंट बताया, लेकिन मैंने आपको कुछ कुछ पॉइंट बताया जो आपको अलग से इसमें और ऐड हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे परमिशन वाला दिया था, एक ही में दे दिया था, तो परमिशन वाला को अलग पॉइंट बना के लिखिएगा। यहाँ पे गाउन के बारे में नहीं लिखा गया है, तो कोई भी सर्जरी होता है तो गाउन जरूर पहनाया जाता है पेशेंट का, जो कि हॉस्पिटल वाला होता है, तो उसको यहाँ पे पहनाया जाएगा। ठीक है। सर्जरी से पहले पूर्ण एसेप्टिक तकनीक का ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो भी चीज़ है। सर्जरी से पहले मल मूत्र का त्याग करवा दिया जाता है पेशेंट का, तो वो भी चीज़ों यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। तो आरामदायक स्थिति प्रदान करते हैं, तो ये भी यहाँ पे लिखेंगे। तो ये सब आपके अंदर होनी चाहिए कि एक नर्स के रूप में सर्जरी से पहले पेशेंट को कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे सर्जरी के लिए कंफर्ट बना सकते हैं पेशेंट को, और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। चीज़ों को समझ गए। चलिए अब आगे हम लोग, हाँ ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि किस चीज़ के ऑपरेशन का हम देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं आपको उस चीज़ के बारे में भी लिखना पड़ेगा। बाकी तो और सभी चीज़ें नॉर्मल ही होगा, सभी देखभाल में लिख सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आपको उस चीज़ के बारे में भी लिखना पड़ेगा प्रॉपर कि इस चीज़ में होगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग प्री देख लिए, तो हम लोग पेरी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मतलब दौरान होने वाला देखभाल नहीं पूछेगा, नहीं पूछा है तो हम लोग नहीं बताएंगे। अगर पूछता तो लिखते कि सर्जरी रूम में शिफ्ट करेंगे। ठीक है। सभी सामान को सर्जरी रूम में जो है ये सब जो है, देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये वाला जो आपको यहाँ पे पॉइंट है, ये वाला जो देख रहे हैं 10वां पॉइंट कि ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करने से पूर्व रोगी के सर्जरी स्थल को तैयार किया जाता है, तो इसमें और पॉइंट और लिखाएगा सर्जरी से पहले वाला में कि जो भी ओटी होता है उसको सर्जरी से पहले ही हर एक इक्विपमेंट वहाँ पे व्यवस्थित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि सर्जरी रूम में पेशेंट को पहुँचा दिए हैं तो सिरिंज ला रहे हैं, नेडल ला रहे हैं, ऑक्सीजन ला रहे हैं, एम्बू बैग ला रहे हैं, कुछ कुछ ला रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सब सामान जो है पहले से ही प्री ऑपरेटिव में जब होता है, प्री ऑपरेटिव में ही हर एक इक्विपमेंट ओटी रूम में मौजूद होता है। ठीक है। तो प्री ऑपरेटिव में ही सब लिखिएगा कि हर एक सामान ओटी रूम में रख दिए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, जो भी आवश्यक ऑक्सीजन वगैरह है ओटी में रखा जाता है। ठीक है। और दौरान के समय ज़्यादा चीज़ें नहीं होता है। दौरान के, जब हमसे दौरान पूछेगा कि सर्जरी के दौरान देखभाल बताइए, तो लिखेंगे कि आवश्यक फ्लूइड का मेंटेन करेंगे पेशेंट का आईवी फ्लूइड से। उसके बाद मरीज का हमेशा भाव स्थिति देखते रहेंगे। ठीक है, कि मरीज जो है कॉन्सिनेंस है या नहीं है। उसके बाद ये देखते रहेंगे कि मरीज का वाइटल साइन हमेशा मॉनिटर पर रेगुलेशन होना रहेगा। अगर कोई भी असमानता होगा तो तुरंत जो है देखभाल करनी चाहिए। आवश्यक जो भी दवाइयाँ हैं वह सभी दवाइयाँ मौजूद होनी चाहिए वहाँ पे, और जटिलता पर निगरानी रखनी चाहिए। ये सब के सब जो है चल रहे और जो है सर्जरी के दौरान होता है। चूँकि जो डॉक्टर होते हैं वो तो अपना सर्जरी में लगे होते हैं, लेकिन जो नर्स होती है उनका यही काम होता है कि वह पेशेंट के स्थिति का आकलन करते रहती है हर एक चीज़ों का सर्जरी के दौरान। चीज़ें समझ गए। चलिए
अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सर्जरी के बाद शल्य क्रिया के पश्चात पोस्ट ऑपरेटिव में कैसे देखभाल होगा। ठीक है, अब समझिए एक पेशेंट का सर्जरी हो चुका है, समझ गए चीज़ को, पेशेंट जो है शिफ्ट हो चुका है पोस्ट ऑपरेटिव रूम में। तो अब उसको हम सर्जरी के बाद क्या क्या चीज़ों का देखभाल करेंगे। सीधा आप कॉमन दिमाग लगाइए कि एक पेशेंट है, उसको कहीं भी सर्जरी हुआ है शरीर में, तो सर्जरी होने के बाद उसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा और एज ए नर्स हम किन किन चीज़ों को उसको देखभाल सहायता करेंगे, तो उन सारे चीज़ों को आपको लिखना है पोस्ट ऑपरेटिव में, मतलब सर्जरी के बाद के देखभाल में। चलिए देखते हैं। देखिए, सर्जरी के बाद के देखभाल में भी निम्न तरीके से देखभाल हो सकते हैं। रोगी को रिसीव किया जाता है एवं पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर चेक किया जाता है। सबसे पहले जब सर्जरी हो जाता है तो पोस्ट ऑपरेटिव में हम लोग ये करते हैं कि पेशेंट को रिसीव किया जाता है। जो भी ओटी के टीम होता है, ओटी टीम लेकर उसको भेज देता है सर्जरी के बाद। तो जो भी नर्स पोस्ट ऑपरेटिव में जहाँ पे पेशेंट को शिफ्ट करना है कुछ दिनों के लिए सर्जरी के बाद, वहाँ पे नर्स होती है, वो रिसीव करती है पेशेंट को और उसे पोस्ट ऑपरेटिव में जो है रूम में शिफ्ट कर देती है। ठीक है, जहाँ पे नॉर्मल सर्जरी के बाद पेशेंट रहते हैं। दूसरा पॉइंट होगा कि आईवी फ्लूइड को इन्फ्यूजन जारी रखा जाता है एवं इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन की जाती है। इनटेक आउटपुट चार्ट का मतलब होता है कि पेशेंट आईवी फ्लूइड कितना ले रहा है और कितना वह मूत्र मल का त्याग कर रहा है, इसको जो है चार्ट बनाना पड़ता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, रोगी के जैविक चिन्हों का नियमित मॉनिटरिंग करते रहेंगे, क्योंकि सर्जरी के बाद भी पेशेंट को तबियत बिगड़ने का चांसेज रहता है, इसलिए वाइटल साइन का चेक हमेशा जरूरी है, चाहे वो प्री हो, पोस्ट हो और पेरी हो। समझ गए। चिकित्सक के आदेशानुसार पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, जैसे एंटीबायोटिक संक्रमण के लिए, एनाल्जेसिक दर्द के लिए, एंटीपायरेटिक उल्टी को रोकने के लिए। तो ये सब क्या करता है आपका, सॉरी एंटीपायरेटिक यहाँ पे नहीं, गलत हो गया, एंटीपायरेटिक बुखार के लिए होता है। ठीक है, एनाल्जेसिक जो है दर्द के लिए और एंटीबायोटिक जो है आपके एंटीबायोटिक के लिए होता है। तो ये सब आवश्यक दवाई होता है जो कि पोस्ट ऑपरेटिव में दिया जा सकता है डॉक्टर के अनुसार। ओके, उसके बाद है पांचवा है, रोगी को सर्जिकल साइट मतलब जहाँ पे सर्जरी हुआ है वहाँ पे कोई ब्लीडिंग है, कोई हेमेटोमा है, मतलब ब्लड का थक्का है, इसको आकलन करते रहना चाहिए और आवश्यकता अनुसार चिकित्सक को सूचित करते रहना चाहिए। अगर सर्जरी वाले जगह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, हेमेटोमा है, तो डॉक्टर को सूचित करनी चाहिए। ओके, रोगी को तीव्र दर्द होने पर अप्वायर्ड एनाल्जेसिक दी जाती है। नॉर्मल दर्द है तो एनाल्जेसिक देते हैं, अगर बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द है, तेज दर्द है तो अप्वायर्ड एनाल्जेसिक देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, रोगी को साथ विश्वासपूर्ण नर्स पेशेंट रिलेशनशिप व्यक्ति जो है विकसित करनी चाहिए। अब जो है नर्स को चाहिए कि पेशेंट को देख रेख में एक अच्छे विश्वासपूर्ण एनपीआर नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का विकसित करनी चाहिए। 8वां नंबर देखिएगा, रोगी को अस्पताल से छुट्टी करते समय स्वास्थ्य सलाह दी जानी चाहिए, जैसे धूम्रपान बंद करना, मद्यपान छोड़ना, व्यायाम करना, सकारात्मक जीवन शैली, नियमित जीवन, फॉलो अप, सही समय पर दवाई लेना इत्यादि। जब पेशेंट डिस्चार्ज हो हॉस्पिटल से जब छुट्टी हो तो एक नर्स को ये सब चीज़ें बतानी चाहिए। ओके, 9वां है, रोगी को सही समय पर ड्रेसिंग करना। जब तक पेशेंट जो है रहे अस्पताल में तब तक नर्स का एक काम बनता है कि नियमित समय पर ड्रेसिंग करनी चाहिए। चूँकि सर्जरी हो गया है तो घाव वहाँ पे बना होगा तो उसको साफ़ सुथरा करके रखनी चाहिए। रोगी को दर्द से आराम के लिए भुजा को हल्का ऊपर उठाना चाहिए। अब देखिए सभी सर्जरी में चीज़ें नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे मस्टेक्टोमी का सर्जरी है, स्तन का है, तो स्तन भुजा के पास में होता है ऊपर, तो ऊपर हाथ उठाने से हल्का दर्द कम हो सकता है। ठीक है, 11 नंबर में देखिएगा कि रोगी को सभी कुंठाओं व सवालों का धैर्यपूर्वक उचित जवाब देनी चाहिए। अब रोगी जो भी सवाल करे, जो भी उनके अंदर कुंठा हो, फ्रस्ट्रेशन हो, उसको दूर करनी चाहिए धैर्यपूर्वक। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 11 पॉइंट बताया पोस्ट ऑपरेटिव में। अब इसको चाहें तो आप और सारा चीज़ें लिख सकते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव में मरीज का हर एक चीज़ों का ख्याल रखेंगे, आरामदायक स्थिति प्रदान करेंगे। चूँकि पेशेंट एक ही स्थिति में हमेशा लॉन्ग समय से हो सकता है, इसलिए बेड शोर होगा तो हर समय पर स्थिति बदलते रहेंगे। ठीक है, पेशेंट को जो है आवश्यक सभी मनोवैज्ञानिक जो है दबाव से बचाएंगे। तो और सारे चीज़ आप इसमें एज ए नर्स लिख सकते हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया और टिप्स भी दे देते हैं कि और क्या क्या लिख सकते हैं। ओके, अब एक महत्वपूर्ण 5 नंबर का क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट VVI ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि स्वयं स्तन निरीक्षण से क्या समझते हैं, या स्वयं स्तन परीक्षण, जिसको हम लोग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन BSE कहते हैं। ये 5 नंबर में पूछता है, बहुत ही टेक्निकल सवाल है। इसमें मात्र 5 पॉइंट को ध्यान में रखना है और यही 5 पॉइंट के जरिए कोई भी चाहे वो कोई भी हो, वो अपने जो है क्या चीज़ ये चीज़ें का एग्जामिनेशन कर सकती है। कोई भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन यही होता है BSE, समझ गए? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मतलब स्वयं से स्तन का परीक्षण करना, जांच करना, स्वयं स्तन परीक्षण होता है। चीज़ों को समझ गए? चलिए
अब आपको इसमें 5 पॉइंट को ध्यान में रखना है। इसमें मात्र 5 ही पॉइंट है जिसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन से स्टेप के बाद कौन से चीज़ें होगा। चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 5 नंबर में पूछता है प्रश्न बहुत बार। देखिए BSE होता क्या है, ठीक है, देख लीजिए। देखिए फीमेल द्वारा, महिला द्वारा स्तन की असमानताओं का पता लगाने के लिए अपने ब्रेस्ट का परीक्षण करना ही ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कहलाता है। नॉर्मली एक कब होता है, तो जब अगर किन्हीं को लगे, किन्हीं फीमेल को लगे कि मेरे ब्रेस्ट में जो है एबनॉर्मेलिटी है, असमानता है, तो वह अपने असमानताओं को पता जो है अपने द्वारा ही स्तन परीक्षण करके कर सकती है, ठीक है। स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआती अवस्था का पता लगाने के लिए यह परीक्षण महत्वपूर्ण है। इसे प्रत्येक महीने में एक बार जरूर करनी चाहिए। अगर किसी को लगे कि हमारे ब्रेस्ट में एबनॉर्मल है, स्तन में असमानता है, चाहे वह असमानता लालीपन हो, ठीक है, या उसमें सूजन हो, या उसमें भारीपन हो, या उससे कुछ सिक्रेशन आता हो, शराब आता हो ऑटोमेटिक, तो इस कंडीशन में जो है उसे जाँच करनी चाहिए। अगर कैंसर का प्रथम स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज होता है, तो यहाँ पर यह जो परीक्षण होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसमें महिला खुद से करके पता कर सकती है चीज़ों के बारे में, ठीक है। यही आपका ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, मैंने बता दिया। चलिए इसका इंग्लिश आपको नीचे देखने को मिलेगा। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में निम्न 5 चरणों को पूरा किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया इसमें 5 चरण होते हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, जैसे सामने एक लंबा सा शीशा है, ठीक है, ये शीशा है, लगा हुआ है शीशा। अब इस शीशा जो है, शीशा के सामने क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे। अब इसमें होता यह है कि जैसे शीशा लगा हुआ है सामने, शीशा के सामने खड़े हो जाएंगे, ठीक है। खड़े कैसे होंगे, तो आप लोग को पता होनी चाहिए कि बिल्कुल न्यूड मतलब नंगे होकर खड़े होंगे, तभी तो दिखेगा शीशा में ना। तो शीशे के सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथों को हिप्स, जो कुल्हा हिप्स होता है, उस पर रखेंगे। जैसे शीशा है, शीशा के सामने खड़े होंगे और खड़े होने के बाद दोनों हाथों को अपने पीछे की ओर जो कुल्हा हिप्स है उस पर रखेंगे, ठीक है। चलिए अब जब दोनों हाथ पीछे कुल्हे पर हो जाएंगे तो स्तन सामने दिखेगा डायरेक्टली, ठीक है। चलिए ना उसके आस होगा, ना पास, ना अगल बगल कोई नहीं रहेगा, हाथ हुथ नहीं रहेगा। अब देखें कि स्तन का आकार, ब्रेस्ट का साइज व रंग उचित प्रकार का है, वह किसी प्रकार की सूजन तो नहीं है। यदि इसमें कोई भी जटिलता हो तो तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। पहला पॉइंट ये कहता है कि पहले तो एक शीशा लीजिए, शीशा के सामने खुद को फ्रंट में जो है खड़े होने के बाद अपने दोनों हाथ अगल बगल में ना रहे ब्रेस्ट के, इसके लिए दोनों हाथ को पीछे जो हमारा हिप्स है उस हिप्स पर अपने रख ले, दोनों हाथ के अपने अपने साइड में पीछे की तरफ, ठीक है। हिप्स पीछे ही होता है। उस पर रखने के बाद अब चूंकि ब्रेस्ट जो है एकदम फ्री हो जाएगा, दोनों साइड से हैंड भी नहीं रहेगा, तो ब्रेस्ट बिल्कुल क्लियर दिखेगा, किसमें, शीशा में। अब ये चीज़ जो है नोटिस करें कि जो शीशा में दिख रहा जो ब्रेस्ट है, क्या उसमें कोई उचित प्रकार का जो है साइज में या उसके कलर में कोई एबनॉर्मेलिटी या कोई सूजन वगैरह तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ एबनॉर्मेलिटी दिख रहा है कि कलर चेंज है या फिर साइज जो है थोड़ा नॉर्मल है या दोनों में साइज में फ़र्क है, तो इससे जो है डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए इस जटिलता को। तो पहला से भी पता चल जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जब दोनों हाथों को आपस में पकड़कर सिर के ऊपर ले जाएं, वह इसी प्रकार निरीक्षण करें। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो आप फर्स्ट पॉइंट देखे हैं ना कि दोनों हाथ को पीछे की तरफ है हिप्स पर रखकर देखने के लिए, उसी प्रकार से अब दोनों हाथ को जो है सिर के ऊपर ले जाना है, ठीक है ना। अब पहले हाथ पीछे था हिप्स पर, लेकिन अब कहता है कि हाथ को ऊपर ले जाइए, दोनों सिर के ऊपर जो है हाथ को ले जाइए। और अब देखिए उसी प्रकार से जैसे देखे हैं कि शीशा में देखिए अपने ब्रेस्ट को गौर से और देखिए कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। एबनॉर्मेलिटी का मतलब सूजन, स्वेलिंग वगैरह और कोई उसमें से सिक्रेशन वगैरह देखे। अगर कुछ नॉर्मल दिख रहा है एबनॉर्मल, तो डॉक्टर से तुरंत सूचित करें। यानी दूसरा पॉइंट क्या है कि दूसरा पॉइंट में सिर के ऊपर हाथ ले जाएंगे। पहला पॉइंट में क्या है कि हिप्स पर, दोनों हिप्स पर दोनों हाथ रखेंगे, और यहाँ पे है कि सिर पर हाथ ले जाएंगे, सिर के ऊपर हाथ ले जाएंगे दोनों हाथ को, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट देखिएगा वो है कि शीशे में स्तनों को देखते समय यह भी ध्यान रखें कि एक या दोनों जो निपल है में से किसी भी प्रकार का कोई स्राव तो नहीं हो रहा है। यदि स्राव आ रहा है तो तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। देखिए चाहे आप फर्स्ट पॉइंट देखें हैं चाहे सेकेंड पॉइंट देखे हैं, तो वहाँ पे आपको ये नहीं बताया गया है कि उसमें से निपल पर ध्यान रखें। वहाँ पे ये बताया गया है कि स्वेलिंग को और साइज के बारे में देखें। लेकिन तीसरा पॉइंट में ये कह रहा है कि ध्यान, मुद्रा तो ही होगा, पोजीशन तो ही होगा, चाहे आप सिर के ऊपर हाथ रखें या हिप्स पर हाथ रखें। लेकिन आपको तीसरा पॉइंट में ये लिखना है कि आपको ये भी चीज़ को ध्यान रखना है ब्रेस्ट में कि निपल का ध्यान रखना है। दोनों निपल पर ध्यान रखें और ये देखें कि कोई किसी प्रकार के सिक्रेशन तो उसमें से नहीं हो रहा है, कोई चीज़ का स्राव तो नहीं हो रहा है द्रव के रूप में। अगर स्राव हो रहा है कुछ असमान का तो तुरंत डॉक्टर से सूचित करें। यह तीसरा पॉइंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट में निपल पर ध्यान दें और स्राव के बारे में देखें, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं। अब लेटी हुई अवस्था में देखिए, अब ऊपर जो हम लोग देखे हैं
अब जो ऊपर हम लोग देखे हैं वह शीशा के सामने खड़ी हुई अवस्था में है। अब जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यह लेटी हुई अवस्था में देख रहे हैं। लेटी हुई अवस्था में दाएं हाथ की 3 उंगलियों से बाएं स्तन को कोमलता से छूते हुए चक्कर लगाएं सर्कुलर मूवमेंट में। किसी भी प्रकार की लंप की जो है उपस्थिति के लिए जांचे, ठीक है। उसके बाद दाएं को बाएं से और बाएं को दाएं से नीचे की ओर भी जांचें। इसी प्रकार बाएं हाथ से दाएं ब्रेस्ट का भी निरीक्षण करनी चाहिए। देखिए होता यह है, चौथा पॉइंट में ये कह रहा है कि अब हम लेट जाएंगे, ठीक है, लेट जाएंगे। अब लेटी हुई अवस्था में चेक करेंगे। पहले हम लोग खड़े होकर चेक कर रहे थे शीशा के सामने, बट अब हमें शीशा की ज़रूरत नहीं है। अब हम खुद से महसूस करेंगे। कैसे महसूस करेंगे? तो लेट जाएंगे। लेट कर अगर हमें राइट साइड की अगर ब्रेस्ट का हमें मालूम करना है कि कोई उसमें लंप यानी गांठ वगैरह है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग लेफ्ट वाले ब्रेस्ट के लिए राइट हाथ का प्रयोग करेंगे और राइट वाले ब्रेस्ट के लिए लेफ्ट हाथ का प्रयोग करेंगे और उसके 3 अंगुलियों को ही लेंगे, ठीक है। 3 अंगुली को लेंगे, चाहे आप कोई भी हाथ का उपयोग कर रहे हैं, 3 अंगुली का ही लेंगे और 3 अंगुली का लेने के साथ जो है हम लोग क्या करेंगे, उससे सर्कुलर मूवमेंट में जो है उसे क्या करेंगे, घुमाएंगे और जिससे ये पता चलेगा अगर कोई उसमें लंप होगा, गांठ होगा ब्रेस्ट में, तो पता चल जाएगा कि हाँ इसमें गांठ है और इस प्रकार से जो है आप उसको आसानी से जो है कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर बाएं हाथ के बाएं अगर स्तन को करना हो तो दाएं हाथ का इस्तेमाल करेंगे, अगर दाएं स्तन को करना हो तो बाएं स्तन को इस्तेमाल करेंगे, यानी अपोजिट करेंगे एक दूसरे का, ठीक है। और 3 अंगुली का प्रयोग करके उस पर घुमाएंगे स्तन के चारों ओर सॉफ्ट हाथ से, हल्के हाथों से, और घुमाते घुमाते महसूस हो जाता है कि गांठ है या नहीं है। आप नॉर्मली कहीं पर भी अगर आपको ट्यूमर लगता हो तो वहाँ पे हल्का हाथ से आप सॉफ्ट से आप वहाँ पे घुमाइएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे लंप यानी गांठ है या नहीं है। तो इसी प्रकार से चौथा में करना है, ठीक है। चौथा स्टेप ये हो गया। 5वां और आखिरी स्टेप क्या है कि खड़ी हुई अवस्था में भी जो है इसी प्रकार से जांच सकते हैं हाथ को घुमाकर। अधिकांश महिलाएं शॉवर में स्तन को जांचती है क्योंकि त्वचा की गीली होने से ब्रेस्ट को अच्छे प्रकार महसूस किया जा सकता है। खड़ी हुई अवस्था में भी जो है ब्रेस्ट को उसी प्रकार से जांचा जा सकता है जिस प्रकार लेटी हुई। अब चौथा अवस्था में था कि लेट कर हाथ से जो है महसूस कर सकते हैं सर्कुलर मूवमेंट में घुमाकर अपोजिट हैंड को अपोजिट ब्रेस्ट को, ठीक है, अपोजिट हैंड से अपोजिट ब्रेस्ट को। लेकिन 5वां पॉइंट है यहाँ पे खड़ी हुई अवस्था में भी जो है आप लेटी हुई अवस्था की तरह जो है हाथों से कि अंगुलियों से महसूस कर सकते हैं गांठ को। कैसे? तो जो अधिकतर जो फीमेल महिलाएं होती है वह जो स्नान जो होता है शॉवर, वहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादातर जांचती है, महसूस करती है। क्यों? क्योंकि उस समय जो त्वचा होता है शॉवर में गीली होता है और गीली होने के कारण वहाँ पे जो है अच्छे से महसूस किया जा सकता है गांठ को, ठीक है। चूँकि उस समय सॉफ्ट होता है, गीला होने से सॉफ्ट हो जाता है और सॉफ्ट होने से चीज़ों को महसूस करना आसान हो जाता है। और जैसे हम लोग लेटी हुई अवस्था में देखे हैं उसी प्रकार से यहाँ भी शॉवर के नीचे खड़ी हुई अवस्था में हम लोग प्रोसेस करेंगे कि अपोजिट हैंड से अपोजिट वाले ब्रेस्ट को करेंगे और 3 अंगुलियों का इस्तेमाल करते हुए चारों साइड, निपल के चारों साइड यानी ब्रेस्ट के चारों साइड नीचे से लेकर ऊपर तक जो है महसूस करेंगे कि रियल में कोई जो है गांठ वगैरह है या नहीं है। तो ये 5वां पॉइंट, जिस प्रकार से चौथा पॉइंट में लेट कर करते हैं उसी प्रकार से 5वां पॉइंट में खड़ी होकर शॉवर के नीचे किया जाता है ये चीज़ें। शॉवर के नीचे क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो फीमेल होती है वह शॉवर में ही इस चीज़ को जांचती है। उस समय त्वचा गीली होती है इसलिए गांठ को महसूस कर पाना अच्छे से आसान होता है, ठीक है। और खड़ी हुई अवस्था में भी स्तन को उसी प्रकार से जांचते हैं जिस प्रकार से लेटी हुई अवस्था में चौथे पॉइंट में हम लोग देखे हैं। चीज़ों को समझ गए? यहाँ पे नीचे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश में चीज़ों को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। समझ गए? कुल 5 पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट है शीशे के सामने खड़े होकर हिप्स पर हाथ रखना है। दूसरा पॉइंट में हाथ को ऊपर उठा लेना है लेकिन शीशे के सामने ही में रहना है। तीसरा पॉइंट में ये कहता है कि कोई सिक्रेशन वगैरह हो तो उसको ध्यान देंगे निपल से, ठीक है। चौथे पॉइंट है लेट कर करेंगे हाथों को अंगुलियों को सर्कुलर मूवमेंट देने से ब्रेस्ट पर। और 5वां में है कि उसी चीज़ को हाथ से ही उपयोग करके लेकिन खड़ा होकर शॉवर के नीचे में करते हैं, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है BAC में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।